अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फिजियोलॉजी पेपर को सॉल्व करेंगे। जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है 2020 में ये पेपर हुआ था। ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। इससे पहले हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी एक पेपर किया है और इसके साथ साथ हमने इंग्लिश का भी एक पेपर किया है, बायोकेमिस्ट्री का भी एक पेपर किया है। तो इस तरह 2020 के जितने भी पेपर है वो हमने स्टार्ट किए हैं। इसके बाद हम 21 एंड देन 22 के पेपर सॉल्व करेंगे और इस तरह हम आगे जो है 16, 17, 18 और 19 के पेपर भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। हमारा अभी रिसेंटली थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, तो इसमें तकरीबन 50 टू 60 एमसीक्यूज और फार्माकोलॉजी में तो 55 एमसीक्यूज हमारे पास पेपर से रिपीट हुए थे। तो इस तरह जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, उस सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा 55 टू 60 एमसीक्यूज उसमें भी रिपीट हुए थे फर्स्ट उससे पास्ट पेपर से। सही है, तो मेरा सब स्टूडेंट्स को यही सजेशन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एमसीक्यूज सॉल्व करें। पेपर से एक दिन पहले ज़रूरी है कि आप सब जो है पास पेपर को सॉल्व करें। ना सिर्फ आप जो है करेक्ट ऑप्शन को देखें बल्कि रॉन्ग ऑप्शन को भी देखें, क्योंकि वो आपसे कभी कभार पूछते हैं कि ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। तो आप लोगों को आना चाहिए कि करेक्ट कौन से है और जो रॉन्ग ऑप्शन है वो क्यों रॉन्ग है। चलिए हमने फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेपर बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो हमने इसको पीडीएफ में लिखा है और हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, विच वन इज नॉट पम्प्ड एलिमेंट। आप लोगों ने ब्लड पढ़ा है, ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें आप लोगों ने ब्लड क्लासिफिकेशन पढ़ा है, फिर पम्प्ड एलिमेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में हमारे पास है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स एंड डी ऑप्शन हमारे पास है प्रोथ्रोम्बिन। तो फर्स्ट तीनों ऑप्शन को आप लोग देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सारे जो है हमारे पास ब्लड की पम्प्ड एलिमेंट है। ठीक है, ब्लड इसी से ही बनता है। लेकिन जो प्रोथ्रोम्बिन है ये हमारे पास ब्लड की पम्प्ड एलिमेंट में से नहीं है। सॉरी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल डिपोलराइजेशन वेव ऑफ ईसीजी। अगर आप लोग देखें तो फाइनल डिपोलराइजेशन का जो वेव है वो कौन सा है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन में से है पी वेव, देन आर वेव, एस वेव और टी वेव। डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, टी वेव। जो फाइनल डिपोलराइजेशन वो है, फाइनल डिपोलराइजेशन वेव जो है वो क्यों आर एस से बनता है। कौन से वाले से, क्यों आर एस। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख भी दूं, क्यों देन आर एंड देन एस। यहाँ पर क्यों आर एस ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास आता है एस ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्यों हमारे पास पहला आता है, देन हमारे पास आर आता है, देन हमारे पास एस आता है। तो ये इसी सीक्वेंस में भी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं कि एस हमारे पास जो है फाइनल डीपोलराइजेशन वेव है। अदरवाइज इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यू आर एस है, लेकिन अगर हमारे पास क्यू आर एस मौजूद नहीं है तो एस को भी हम फाइनल डीपोलराइजेशन वेव को जो है करेक्ट मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रिलीज ऑफ थायरोक्सिन काजेस। देखिए पहले तो ये आप लोगों को आना चाहिए कि थायरोक्सिन जो है वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हमारे पास इतना हेल्प नहीं करता, लेकिन जब थायरोक्सिन की वो हो जाता है, जब हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। जब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो गया तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। जब कार्डिक आउटपुट हमारे पास ज़्यादा होगा तो इंक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी, इंक्रीज मीन आर्टीरियल pressure. Question number 4, which of the following is involved in the final phase of blood clotting। अब हमारे पास blood clotting में final phase में कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्स और बोथ ए एंड बी।
तो आप लोग देख सकते हैं कि जो लास्ट हमारे पास जो फाइनल फेज में इन्वॉल्व होता है वो फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन होता है। फाइब्रिनोजिन से क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। और ये हमारे पास फाइनल ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? फाइब्रिन करता है। अच्छा जी, सीरम इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड दैट ओजियस आउट ऑफ द ब्लड क्लॉट। सीरम इज एक्चुअली, सीरम क्या है हमारे पास? जब इसमें फाइब्रिनोजिन है तो ये हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास हम इसको प्लाज्मा या ब्लड में शामिल करते हैं। लेकिन जब हम इससे वो निकाल देते हैं, सॉरी, जब हम इससे फाइब्रिनोजिन निकाल देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास खालिस सीरम रह जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है फाइब्रिनोजिन, बी ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सेंट ऑन रेड ब्लड सेल एक्सेप्ट। सारे हमारे पास रेड ब्लड सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन एक चीज ऐसे है जो मौजूद नहीं होता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सेंट ऑन रेड ब्लड सेल, सारे रेड ब्लड सेल में एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो एब्सेंट नहीं होता। गोल्गी अपरेटस जो कि मॉडिफाई करता है किसको? मटेरियल्स को, ठीक है, जो न्यूक्लियस से मटेरियल्स आते हैं उसको मॉडिफाई करता है। साइटोस्केलेटन ये हमारे पास जो सेल की शेप होती है उसको मेंटेन रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी देता है। न्यूक्लियस हमारे पास में जो उसको हम सेंट्रल हाउस भी कहते हैं कि इसमें जो सारी एक्टिविटीज होती है वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो न्यूक्लियस रिमूव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रिमूव हो जाता है, और गोल्गी अपरेटस की भी जरूरत नहीं रहती तो ये भी रिमूव हो जाता है। लेकिन शेप हमने बरकरार रखना है तो साइटोस्केलेटन हमारे पास रहेगा, इसको हम नहीं निकाल सकते। फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एस्ट्रोसाइट्स क्या है? ये ब्लड सॉरी ब्रेन के सेल्स है, और इसका जो काम है वो सारे है, लेकिन एक ऐसा काम है जो ये नहीं करता है। लेकिन ये सेल्स किसके है? ये ब्रेन के है। इनिशिएटिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, बी कंडक्टिंग एक्शन पोटेंशियल, सी गाइडिंग न्यूरॉन डेवलपमेंट, और डी रिस्पॉन्डिंग टू न्यूरल टिश्यू डैमेज। अच्छा जी, कंडक्टिंग सिस्टम हमारे पास किसके पास होता है? ये होता है न्यूरॉन के पास। तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है ये एस्ट्रोसाइट्स का काम नहीं है। अच्छा जी, द प्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ पाम्ड एलिमेंट रिलेटिव टू होल ब्लड इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो होल ब्लड की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेमेटोक्रेट। हेमेटोक्रेट में हम होल ब्लड की परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटेड व्हेन डैश अकर। एरिथ्रोपोइसिस कब होगा? जब हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी आएगी, जब हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम होगा, जब ब्लड की कमी होगी तो एरिथ्रोपोइसिस हम इनिशिएट करेंगे। तो ज्यादा पर डी ऑप्शन जो है, ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड डिक्रीज एंड ब्लड फ्लो टू द किडनी डिक्लाइंस। सॉरी, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो करेक्ट है, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा या किडनीज की तरफ जो है ब्लड की कमी आएगी तो हमारे पास किडनी से एक फैक्टर रिलीज होता है, वो एरिथ्रोपोइसिस क्या करता है? इनिशिएट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूक्लियस ऑफ रेड ब्लड सेल डिसअपियर एट द स्टेज। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट। जो हमारे पास डी ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्या होता है? जो न्यूक्लियस है आरबीसी में वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है, और आगे हमारे पास रेटिकुलोसाइट पाम्ड एलिमेंट जो है वो बन जाते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वीनस ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो 45 mmHg जी हमारे पास क्या है? पार्शियल प्रेशर है। वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट। वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन हमारे पास 4 ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। आप लोग देखें तो हाइड्रो क्लोरिक एसिड जो है, या बी ग्लाइसिन है, या हिस्टामिन है, या सेरोटोनिन है। हिस्टामिन हमारे पास H1H2 ब्लॉकर्स है, आप लोग देख सकते हैं ये भी हार्मोन है, सेरोटोनिन भी हार्मोन है और ग्लाइसिन भी हार्मोन है। तो कौन सा बच गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एसिड है, ये हार्मोन नहीं है। अच्छा जी, अ स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल स्टिमुलस कैन कॉज एक्साइटेशन ऑफ नर्व और मसल ड्यूरिंग। अच्छा जी, जब हमारे पास यो एक हमारे पास नॉर्मल स्टिमुलस होता है, एक हमारे पास उससे स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस होता है।
फॉर एग्जांपल एक बंदा आप लोगों को जो है ना आवाज़ दिलाता है या आपके पास खड़ा है, आपको टच करके बताए कि आपको सर बुला रहा है, या एक बंदा आपसे तब पढ़ दे के भाई जो है आपको सर बुला रहा है, तो कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा? तो जो स्ट्रॉन्गर है वो तब वाला है। तो यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है ये हमारे पास एक्साइटेशन की तरफ नर्व को ले जाता है। अच्छा जी, टेस्ट प्रोजेक्शन एरिया इज लोकेटेड इन द, टेस्ट प्रोजेक्शन एरिया कहाँ पर लोकेटेड है? तो हमने पहले भी बात की है ब्रेन के बारे में कि एक प्री सेंट्रल गैरस होता है, एक पोस्ट सेंट्रल गैरस होता है। प्री सेंट्रल गैरस सेंसरी है और पोस्ट हमारे पास मोटर एक्शन करते हैं। तो पोस्ट सेंट्रल गैरस में टेस्ट प्रोजेक्शंस भी मौजूद है, इसको हम टेस्ट प्रोजेक्शन एरिया भी कहते हैं। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज विद, ब्लड प्रेशर किन किन के साथ? कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, यस, जब रेजिस्टेंस पेरिफेरल साइडों पर रेजिस्टेंस वास्कुलर रेजिस्टेंस है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। पेन में नहीं होता, पेन में भी होता है लेकिन हम ज्यादा काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है डी, बोथ ए एंड बी। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो उस वजह से उसके लिए सॉरी। अच्छा, 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट द कोगुलेशन कैस्केड इनसाइड द बॉडी? तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे आए और सी ऑप्शन को देखें तो टिश्यू फैक्टर जो है ये इनिशिएशन जो करता है, जो इनिशिएट करता है वो कौन करता है? टिश्यू फैक्टर सबसे पहले। Which of the following structures does not belong to the limbic system? लिम्बिक सिस्टम से अब कौन सा है जो हमारे पास उससे ताल्लुक नहीं रखता? हाइपोथैलेमस, यस, ये लिम्बिक सिस्टम से ताल्लुक रखता है। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, लेकिन स्ट्राटम जो है ये हमारे पास ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा जी, यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज हमने की है तो ये इस पेपर से हमने की है, ठीक है। इस पेपर से हमने कर दिए सारे एमसीक्यूज, और ये ऑप्शन भी जो है किसी ने पहले से मार्क किए थे तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अगर कहाँ पर किसी भी जगह में गलत हो और आप लोगों के पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है, करेक्ट ऑप्शन के साथ रीज़न है, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बात आप लोगों को मेरे तरफ से ऐसा लगा है कि ये नॉलेजेबल नहीं है तो उसके लिए सॉरी, और अगर मैं कहाँ पर रॉन्ग हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।